1960s अमेरिका। ये दौर था जहां एक और अफ्रीकन अमेरिकन रेसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। To face the realities of desegregation. वहीं दूसरी ओर बॉस्टन में एक इंसान अपनी हरकतों से बॉस्टन के इतिहास को एक गहरे अंधेरे में धकेल रहा था। इसी वक्त एक साइकोटिक सीरियल किलर ने बॉस्टन के इलाकों में 13 औरतों को रेप करके मार दिया। लोग उसे द बॉस्टन स्ट्रैंगलर के नाम से बुलाने लगे। तो आइए जानते हैं द बॉस्टन स्ट्रैंगलर के पीछे का पूरा रहस्य। पंद्रह जून 1962 बॉस्टन। 55 साल की एना स्लेसर्स अपने अपार्टमेंट में डिनर कर रही थी। पीछे बैकग्राउंड में ग्रामोफोन पे उसका फेवरेट म्यूजिक ओपेरा चल रहा था। डिनर के बाद एना शावर लेने चली जाती है। उसका बेटा जूरिस उसे पिक करने आने वाला था। Wait, coming. डिटेक्टिव्स की एक पूरी टीम एना के अपार्टमेंट पहुंचती है। नाउ आफ्टर इंसिडेंट व्हाट हैपेंड? Juris arrives and the scenario shocked him. Anna was wearing a bathrobe and the rest of her clothes were ripped open. A thick cord was tangled around her neck. After preliminary examination, it was found that Anna was badly beaten before her slayer choked her to death. Investigators predicted that it can be a rape case, that's why they sent her body for forensic examination. अब क्राइम सीन पर फोर्सली घुसने का कोई भी निशान नहीं था और ये कोई अनसक्सेसफुल रॉबरी का भी कोई सीन डिटेक्टिव्स को किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके अपार्टमेंट से कुछ भी गायब नहीं हुआ था, तो डिटेक्टिव्स इसे चोरी भी नहीं कह सकते थे। इट लुक सो स्ट्रेंज टू द इन्वेस्टिगेटर्स। बहुत समय बीतने पर भी ये केस कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है। इसी घटना के कुछ दिनों बाद मैसाचुसेट्स के इलाकों में कई ऐसे घटनाओं के किस्से वायरल होने लगे। काफ़ी केसेस में अक्सर ये पाया गया कि एक मेजरिंग टेप लिए आदमी जो अकेली औरतों के घर पे जाया करता था और उन्हें मॉडलिंग के बहाने बहला फुसला कर उनका शोषण किया करता था। कुछ दिनों बाद यह सब भी बंद हो गया और नए तरह के किस्से मशहूर होने लगे। एक आदमी हरी पैंट्स पहन के मेंटेनेंस के बहाने अकेले औरतों के अपार्टमेंट में घुस जाता था और रस्सी से बांधकर उनका रेप किया करता था। इन सभी घटनाओं के कारण लोग इसे द ग्रीन मैन के नाम से जानने लगे। वह कभी पकड़ा नहीं गया। मिस्ट्री ऑफ द ग्रीन मैन रिमेन्स अनसॉल्व्ड। बॉस्टन और मैसाचुसेट्स के इलाके में जून 14, 1962 और जनवरी 4, 1964 के दौरान ऐसी ही 13 अकेली औरतें जिनकी उम्र 19 साल से 85 साल के बीच में थी। Most of them were sexually assaulted in their own apartments, and the oldest one of 85 years died by a heart attack, and the rest two were stabbed to death by their strangler, and one of them were badly beaten. ये सब तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड केसेस थी, मगर ऐसी भी काफ़ी केसेस थी जहां औरतों का रेप तो हुआ था पर वो केसेस कभी सामने नहीं आए। पर कमाल की बात तो ये है कि कोई जगह किसी भी तरह की ज़बरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं था और सब ऐसे ही लग रहा था जैसे सारी औरतें उनके किलर को जानती थी। इन सभी चीज़ों के साथ पुलिस को ये भी पता करना था कि मेजरिंग मैन और द ग्रीन मैन के पीछे का रहस्य क्या है।
सारे क्लूज एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक साइकोटिक सीरियल किलर का हाथ है। इन सभी घटनाओं के बाद बॉस्टन के लोगों के बीच खौफ का माहौल बढ़ता चला गया। लोग सेफ्टी के लिए अपने घरों में टीयर गैस, अमोनिया और चिली पाउडर रखने लगे और साथ ही ज़्यादातर सभी लोग अपने घरों के दरवाजे बंद रखने लगे। लोग उस सीरियल किलर को द बॉस्टन स्ट्रैंगलर के नाम से जानने लगे। Here is the official autopsy report provided to show you the brutality of her strangler. Mary's body was found on one of the two twin beds in her apartment. The body was in sitting position on the bed. The thighs and knees were flexed and spread apart. The neck was also flexed, the chin resting on the upper chest. The head is leaning towards the right. The body was nude except the partial cover of shoulders by a blouse and bra. The mucoid sticky secretion of her mouth found present on her right breast. A broom handle was present in her vagina to the extent of 3 inches. Her neck was tied with 3 layers of cloth. The only clothing present was a white bra and a yellow striped blouse. There were acute traumatic injuries to both the breasts. There was also a greeting card. It reads, Happy New Year. For more details on his 13 victims, you can refer a book called The Boston Strangler by Gerald Frank. अक्टूबर 27, 1964 ईस्ट कैम्ब्रिज। एक युवा महिला अपने घर में अकेली होती है। तभी अचानक उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। वो दरवाजे की ओर आगे बढ़ती है। दरवाज़ा खोलते ही एक अनजान शख्स वहाँ मौजूद होता है, जो कि अपने आप को डिटेक्टिव बताता है। उस महिला के घर ज़बरदस्ती घुस जाता है और उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने लगता है। वो औरत अपने बचाव की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उसके जुबान के आखिरी लफ्ज़ होते हैं आई एम सॉरी, मानो उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो। टेस्टिमनी के समय वो औरत पुलिस को अपने असॉल्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देती है, जो कि उन्हें अपने पहले और प्राइम सस्पेक्ट अल्बर्ट डिसाल्वो की ओर ले जाता है। जब उसकी फ़ोटो पब्लिश होती है तब बहुत सारी औरतें उसे आइडेंटिफाई करती है जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। डिसाल्वो के अरेस्ट होते ही उसके इंटरोगेशन में ये पता चलता है कि ग्रीनमैन रेव्स में डिसाल्वो का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। डिसाल्वो जब जेल में था, जॉर्ज नेसर नाम का शख्स उसका सेलमेट था। डिसाल्वो ने स्ट्रैंगलिंग के बारे में सबसे पहले अपने सेलमेट जॉर्ज नेसर को बताया। नेसर ये सब सुन के शॉक रह गया और उसने डिसाल्वो के कन्फेशन के बारे में अपने अटॉर्नी एफ ली बेली को बताया, जिन्होंने आगे जाके डिसाल्वो का केस लड़ा। इन सब के बाद भी डिसाल्वो के खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिल पाया। अभी तक पुलिस के हाथ में सिर्फ डिसाल्वो का कन्फेशन था। इन सब के बावजूद डिसाल्वो को ट्रायल में खड़ा रहना पड़ा, उसके ऊपर लगे हुए सेक्सुअल ऑफेंस और रॉबरी के केस में। बाद में बेली ने बताया डिसाल्वो के खाते हुए मर्डर्स का कारण उसके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो कि हम आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बेली ने जो दावे दिए थे डिसाल्वो के पास्ट के बारे में, जज ने उसे सख्त नकार दिया। 1967 के ट्रायल में डिसाल्वो की मेंटल स्टेट डॉक्टर हैरी कैजोल ने एग्जामिन की थी। बेली ने बहुत कोशिश की कि वो डिसाल्वो को डेथ पेनल्टी या उम्र कैद की सजा से बचा सके, पर वो नाकामयाब रहा। जूरी ने कहा कि हमें स्ट्रैंगलर को मेंटल हॉस्पिटल में बंधा हुआ देखना है ताकि वो उसकी मेंटालिटी समझ सके। फिर उसे ब्रिजवाटर स्टेट हॉस्पिटल में उम्र कैद की सजा दी। सजा के दौरान फरवरी महीने में डिसाल्वो अपने 2 साथियों के साथ वहां से भाग गया, जिसकी वजह से पूरे एरिया में खौफ का माहौल बढ़ गया। डिपार्टमेंट पर दबाव बढ़ गया, जिसके कारण उन्होंने डिसाल्वो के खिलाफ एक फुल स्केल मैनहंट जारी किया। हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट को एक नोट मिला। वहाँ लिखा था कि वो हॉस्पिटल की कंडीशन और वहाँ के सख्त नियमों के कारण वहाँ से भाग रहा है। 3 दिनों बाद डिसाल्वो अपने लॉयर को खुद को रीअरेस्ट करने के लिए कॉल करता है। उसे पुलिस ने रीअरेस्ट किया। लीन मैसाचुसेट्स की उसकी एस्केप देखते हुए उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया गया। नवंबर 25, 1973 वॉलपोल प्रिजन।
डिसाल्वो का मृत शरीर उसके प्रिजन सेल में पाया गया। He was stabbed to death in his prison cell. जुलाई 2013 डिसाल्वो के मरने के कई साल बाद बॉस्टन लॉ ऑफिशियल्स ने एक 19 साल की विक्टिम मैरी सलीवन का डीएनए प्राप्त किया। उन्होंने वो डीएनए डिसाल्वो के भाई रिचार्ड डिसाल्वो के डीएनए से मैच किया। इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव निकला। इसके बारे में काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। सुजन केली, जिन्होंने डिसाल्वो पर एक किताब लिखी थी, और एफबीआई प्रोफाइलर क्रिमिनोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेसलर ये कहते हैं कि इन 13 मर्डर में एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इससे यह भी थियरी सामने आती है कि डिसाल्वो ने सिंपली रिपोर्टेड क्राइम के चार्जेस अपने ऊपर ले ली, पर कोई भी ये 100% नहीं बता पाया कि द बॉस्टन स्ट्रैंगलर के पीछे की सच्चाई क्या थी। तो अल्बर्ट डिसाल्वो द बॉस्टन स्ट्रैंगलर कैसे बना, उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसकी पास्ट लाइफ समझते हैं। 3 सितंबर 1931 बॉस्टन में हुआ था। वो एक नॉर्मल, बहुत ही गरीब चेल्सा की बस्ती में रहता था। डिसाल्वो स्कूल में भी बहुत नॉर्मल था, जिसकी वजह से उसके टीचर्स उससे बहुत खुश रहते थे। उसके 6 भाई बहन थे और उनकी परवरिश बहुत मुश्किल में हुई थी। हिज फादर वॉज अ वायलेंट अल्कोहलिक मैन। डिसाल्वो के पापा का नाम फ्रैंक डिसाल्वो था, जिन्होंने अपने सारे बच्चों के सामने डिसाल्वो की मॉम के सारे दांत तोड़ दिए और उनके हाथों की उंगलियों को तब तक पीछे बेंड किया जब तक वो टूट नहीं गई। बेसिकली हिज मॉम वाज गोइंग थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस इन फ्रंट ऑफ हिम, और साथ ही उसके पापा रेगुलर बेसिस पे प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर लाया करते थे। ही यूज्ड टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और साथ ही फ्रैंक डिसाल्वो को बहुत मारता पीटता भी था। इन सभी कारणों की वजह से डिसाल्वो वायलेंट बन गया। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए जानवरों को टॉर्चर करने लगा और उसने अपनी जवानी में चोरी चकारी भी शुरू कर दी थी। नवंबर 1943 जब डिसाल्वो सिर्फ 12 साल का था, वो पहली बार चोरी के केस में अरेस्ट हुआ था। उसी साल उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। 1944 में डिसाल्वो ने डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया, पर फिर से 1946 उसे वापस बाल सुधार गृह भेज दिया गया फॉर स्टीलिंग अ मोटरसाइकिल। उसने अपनी सेकेंड सेंटेंस पूरी करने के बाद डिसाल्वो जॉइंड यूएस आर्मी। He was posted as military police sergeant with 2nd Squadron, 14th Armored Cavalry Regiment. On 25th February 1967, when DeSalvo was arrested, he was shown in navy blue uniform with petty officer of 3rd class. ये था डिसाल्वो का पूरा बचपन। The story of the Boston Strangler was broken by 2 female reporters at the Boston Record American. The Boston Strangler पर एक मूवी भी आई है Hulu ऐप पर, written and directed by Matt Ruskins. इसमें वो रिपोर्टर के POV से स्टोरी बताई है जिन्होंने बॉस्टन स्ट्रैंगलर की न्यूज़ कवर की थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल।